नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार रात एक वीडियो संदेश के बाद इंस्टाग्राम पर रातों रात लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख फॉलोअर्स और जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के समर्थन और सकारात्मक सुझावों के लिए दिया धन्यवाद। पेपर लीक मामले पर सरकार का बड़ा एक्शन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 कर्मियों को हटाया गया। कई के खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई। एजेंसी का होगा पुनर्गठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद पेपर लीक रोकथाम से जुड़े विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा विधेयक। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक। सीजेपी ने सरकार के सामने रखी 3 प्रमुख मांगें। सीजेपी ने किया दावा, सरकार 2 मांगों पर तैयार, तीसरे पर कल होगी बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 2 अहम फैसले। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन निर्माण को दी मंजूरी। केमिकल इंडस्ट्री के विस्तार को भी हरी झंडी। भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। कहा, जब तक आतंकवाद को समर्थन देने से बाज नहीं आता पड़ोसी मुल्क, तब तक सिंधु जल संधि रहेगी स्थगित। विदेश मंत्रालय ने चीन को भी दिखाया आईना। कहा, भारत ने कभी भी नहीं किया चीन की संप्रभुता का उल्लंघन। देश के पूर्वी इलाकों से पश्चिमी इलाकों तक बाढ़ से भारी तबाही। असम और गुजरात के कई जिले प्रभावित। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और जिला प्रशासन की टीमें राहत एवं बचाव अभियान में जुटी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा होता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात मध्यरात्रि अपने एक वीडियो संदेश के बाद इंस्टाग्राम पर रातों रात लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख फॉलोअर्स और बढ़े हैं। प्रधानमंत्री के नए वीडियो को देश और दुनिया भर से जबरदस्त समर्थन और प्रतिक्रिया मिली है। वीडियो वायरल होते ही केवल 24 घंटे में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम हैंडल पर करीब 10 लाख नए फॉलोअर्स जुड़े। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर देश के युवाओं और आम लोगों को भरोसा दिलाया कि पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार कड़ी कार्रवाई करने के पक्ष में है। उन्होंने इससे जुड़े एक मसौदे को शुक्रवार में यानी आज कैबिनेट की बैठक में पेश होने की भी बात कही थी। वो मसौदा विधेयक का आज पेश किया गया और मंजूरी भी दी गई और संभवतः मानसून के चालू सत्र में अगले सप्ताह के पहले दिन ये विधेयक सदन में पेश किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो वीडियो जारी किया गया उसके बाद 10 लाख से अधिक उनके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर बढ़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद ज्ञापन किया है युवाओं का। नीट पेपर लीक मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अधिकारियों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बर्खास्त लोगों में कुछ के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे। ये कार्रवाई एनटीए में व्यापक सुधार अभियान का हिस्सा है। एक दिन पहले ही शिक्षा विभाग के सचिव को भी बदला गया था। अब सरकार परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था में बदलाव की तैयारी कर रही है।
इसके साथ ही तकनीकी सुधार और नई टेस्टिंग व्यवस्था लागू करने की भी तैयारी है, जिससे भविष्य में पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। सरकार का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जवाबदेही भी तय की जाएगी। नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आज कई अहम घटनाक्रमों का देश गवाह बना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक मामले में कड़ी सजा का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए एक विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को घोषणा की थी कि अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक पेश किया जाएगा, जिसमें प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ सख्त प्रावधान होंगे। इस घोषणा के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिमंडल ने मसौदे को मंजूरी दी। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर कहा था कि पेपर लीक गंभीर विषय है और ये छात्रों के साथ साथ अभिभावकों के लिए भी पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की घटना से अब तक पिछले 2.5 महीने में कई बड़े कदम उठाए गए थे। गुनाहगारों को पकड़ा गया और वे जेल में हैं। और इससे पहले जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दूसरी ओर सरकार ने छात्र प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी की है। वीपी हाउस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में छात्रों की मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई और सीजेपी ने सरकार को अपनी 3 प्रमुख मांगों के साथ परीक्षा सुधार से जुड़े 5 लिखित सुझाव भी सौंपे हैं। और बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार सभी प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने बताया कि कल दोपहर सीजेपी प्रतिनिधियों के साथ फिर बैठक होगी और सरकार अपना पक्ष उनके सामने रखेगी। उधर बैठक के बाद सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार ने निर्णय के लिए कल तक का समय मांगा है और उन्हें उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने समेत प्रमुख मांगों पर फैसला होगा। जंतर मंतर पर जारी धरने प्रदर्शन के बीच नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बच्चों के हित सर्वोपरि हैं और सुधार प्रक्रिया सरकार के सर्वोच्च स्तर की निगरानी में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि नीट पेपर लीक की जांच के मोर्चे पर भी बड़ी कार्रवाई जारी है। दिल्ली की राउज रेवेन्यू कोर्ट ने मुख्य आरोपी डॉक्टर मनोज शिरूरे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि छात्रों का प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन सुरक्षा और प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो के 17 स्टेशन बंद रहे। ये सभी मेट्रो स्टेशन लुटियन दिल्ली के आसपास के हैं। इस बीच केंद्र सरकार की अपील पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पेपर लीक जैसे मामलों में सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने लगे हैं। नागपुर और औरंगाबाद में नीट यूजी पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के बाद नीट यूजी परीक्षा पास करने वाले छात्रों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। परीक्षा पास करने वाले छात्र गौरव सिंह ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन होने से पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति नहीं बल्कि संसद में सार्थक चर्चा होनी चाहिए ताकि देश के सामने सच्चाई रखी जा सके। कल जो प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पेपर लीक मामले पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जहां प्रधानमंत्री ने छात्रों के हितों से खिलवाड़ करने वालों के लिए सजा को जल्दी से जल्द सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक की घोषणा की है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस विषय के ऊपर अवसरवादिता दिखाने में लगी हुई है। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष पर अराजक राजनीति करने का आरोप लगाया।
कि एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार छात्रों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए समाधान खोजने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं विपक्ष चर्चा से भागकर कुटिलता के साथ अराजकता उत्पन्न करते हुए घमासान उत्पन्न करने के लिए प्रयास कर रहा है। तो आज हमारे 3 मूल मंत्र हैं, संवेदनशीलता, व्यवस्था और समाधान, और उनके 3 षड्यंत्र हैं, कुटिलता, अराजकता और घमासान। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने हालात सामान्य होने का दावा किया है। स्पेशल सीपी अजय चौधरी ने बताया कि कल के मुकाबले आज प्रदर्शनकारियों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने कहा कि सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और हमारा मकसद हर हाल में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है। जो गैदरिंग कल थी आज उससे कम है। बहुत सारी बातचीत का क्रम भी चल रहा है, उसमें अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं और ये बात लोगों की समझ में आ रही है। और जहाँ तक अरेंजमेंट्स की बात है, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और उनकी जो ब्रीफिंग है वो प्रॉपर है। और सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था को भंग न होने दिया जाए। पाकिस्तान से जुड़े प्रोपेगेंडा अकाउंट द्वारा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है। वीडियो को साझा कर उन्हें दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर ऐसे बयान देते हुए दिखाया जा रहा है जो उन्होंने कभी नहीं दिए हैं। पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस वीडियो को पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार ये वीडियो एआई जनरेटेड डीप फेक है, जिसे लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से साझा किया जा रहा है। पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे भ्रामक वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट पर विश्वास न करें और किसी भी सामग्री को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य कर लें। इसके साथ ही नागरिकों से आग्रह किया गया है कि भारत सरकार से संबंधित किसी भी संदिग्ध या भ्रामक सामग्री की सूचना तुरंत पीआईबी फैक्ट चेक को प्रेषित करें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने अपने संगठनात्मक ढांचे को अधिक पेशेवर और सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के अनुरूप एजेंसी ने वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही पहली बार संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से युवा पेशेवरों की भर्ती की जाएगी। एनटीए ने इस सप्ताह अनुबंध के आधार पर 4 महाप्रबंधक यानी जनरल मैनेजर स्तर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रत्येक पद के लिए शुरुआती अनुबंध अवधि 3 वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। इन नियुक्तियों का उद्देश्य परीक्षा संचालन, प्रशासन और संस्थागत क्षमता को मजबूत बनाना है। इसके अलावा एजेंसी ने यूपीएससी के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू की है। ये पहली बार है जब एनटीए इस पोर्टल के जरिए भर्ती कर रही है। सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हो चुके प्रतिभा सेतु पोर्टल पर पंजीकृत अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इन कदम से एनटीए की कार्यप्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता और संस्थागत क्षमता और मजबूत होगी। पेपर लीक मुद्दे पर संसद में शुक्रवार को भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के विरोध के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। सरकार ने एक बार फिर विपक्ष से चर्चा में शामिल होने की अपील की, जबकि सत्ता पक्ष ने कहा कि सरकार युवाओं के हित में ठोस कदम उठा रही है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानून में अहम बदलाव वाले प्रस्ताव से जुड़ा विधेयक भी पेश किया गया। इस विधेयक के जरिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान ही सम्मान दिए जाने का प्रावधान है। पेपर लीक के मुद्दे पर संसद में गतिरोध आज भी जारी रहा। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष से अपील की कि वह नई शर्तें रखने के बजाय सदन में आएं और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सार्थक चर्चा करें। सरकार का कहना है कि वे हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन संसद चलना जरूरी है। चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए।
हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्ष दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानून में अहम बदलाव के प्रस्ताव से जुड़ा विधेयक दी प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस विधेयक के जरिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान किए जाने के प्रावधान हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। उधर समाज सेवी सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने के बाद संसद परिसर में बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। सत्ता पक्ष के सांसदों का कहना है कि पेपर लीक जैसे मामलों पर रोक के लिए सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। प्रधानमंत्री संवेदनशीलता के साथ बच्चों के साथ खड़े रहे और 22 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम भी दिए, अब एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। कड़ा कानून की भी बात की, फास्ट ट्रैक की भी बात की। छात्रों का हित सर्वोपरि है, प्रधानमंत्री ने पहले दिन से कहा और उस दिशा में कितनी कार्रवाई। सोनम वांगचुक जो बैठे थे उन्होंने अनशन तोड़ दिया कि अब सदन में चर्चा होगी। इससे साफ है कि हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते हैं। वहीं विपक्ष ने संसद के बाहर और सदन के भीतर दोनों जगह प्रदर्शन जारी रखा और अपनी मांगों पर अड़े रहे। मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। संसद के मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन विपक्ष की उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं और सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बावजूद भी विपक्ष अपनी हठधर्मिता छोड़ नहीं रहा, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बुरी तौर पर प्रभावित हो रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य भविष्य की परीक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत व भरोसेमंद बनाना है ताकि युवाओं का विश्वास कायम रहे। वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए इस मुद्दे पर अपना विरोध जारी रखे हुए है। ऐसे में निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि संसद का गतिरोध कब खत्म होगा और इस मुद्दे पर सदन में सार्थक चर्चा कब शुरू हो पाएगी। ऋषि कुमार, शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें 2 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बेल्लारी और गुंतकल खंड के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है। करीब 1264 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को 2028-2029 तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 46 किलोमीटर की बढ़ोतरी भी होगी। यह मल्टी ट्रैकिंग परियोजना PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विकसित की जाएगी, जिसका उद्देश्य बेहतर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाना है। परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के 3 जिलों को कवर करेगी और करीब 99 गांवों को बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। इन गांवों की आबादी अब भी लगभग 7 लाख है। एक अन्य फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन यानी भव्य रसायन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत देश में 3 समर्पित केमिकल पार्क विकसित किए जाएंगे। इस योजना के लिए कुल 3030 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। ये योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 5 साल तक चलेगी। योजना के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक केमिकल पार्क के लिए अधिकतम 1000 करोड़ रुपए तक की सहायता करेगी। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारों को कम से कम 500 करोड़ रुपए का योगदान भी देना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस इंडस्ट्री पे बहुत ध्यान देके भव्य रसायन स्कीम बनाई है। भव्य रसायन स्कीम का बेसिक थीम है प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स।
प्लग एंड प्ले केमिकल पार्क्स टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, दुनिया के कई देशों ने की है ये, और इस स्ट्रैटेजी में केमिकल में कॉम्प्लेक्सिटी आती है। 5 बार होल्ड लिखा था, 5 बार हम लगातार एनवायरमेंटल कंसर्न्स बहुत तो मुझे लग रहा है या तो इंडस्ट्री में। देन सेफ्टी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वर्कर्स की सेफ्टी और इसके अलावा जो भी आसपास लोग रहते हैं, जो भी काम उस एरिया से जुड़े हैं, उन सब की सेफ्टी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। These 3 dedicated chemical parks will basically be selected through a challenge mode. जो स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से परफॉर्म करेगी और जिस तरह से अपना इनिशिएटिव लेगी, उसके बेसिस पे ये केमिकल पार्क्स डिसाइड होंगे। पहला प्रोजेक्ट है जो अगर आप देखें कर्नाटका और आंध्रा को जोड़ने वाली ये लाइन बेसिकली गुंतकल से बेल्लारी से होसपेट, होसपेट से हुबली और हुबली से आगे अंकोला की तरफ, अगर इस रूट को देखें, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। आज ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 46 किलोमीटर्स का, 1264 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा ये। एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे, और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस हैं, 52 माइनर ब्रिजेस हैं, और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है। करीब 80% ऑफ द लैंड इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दिस अलाइनमेंट, बाकी 20% लैंड अक्वायर करनी पड़ेगी, तो प्रोजेक्ट काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा। पुलिस ने पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों के रोकथाम एक्ट 2024 के तहत पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े अन्य अपराधों की जांच के लिए क्राइम ब्रांच में एक स्पेशल टास्क फोर्स STF का गठन किया है। ये सार्वजनिक परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा का कार्यकाल इसी साल 21 जून को पूरा हो गया था और पार्टी ने उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा है। वे 11 जून 2024 से रेल राज्य मंत्री का पद संभाल रहे थे। इसके साथ ही उनके पास खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री का भी पदभार था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रोमानिया यात्रा के दूसरे दिन भारत और रोमानिया के रिश्तों को नई गति मिली। प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता को लेकर भारत रोमानिया बिजनेस फोरम और रोमानियाई संसद तक व्यापार, निवेश, डिजिटल सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत 2047 के विजन के साथ रोमानियाई कंपनियों को भारत की विकास यात्रा में साझेदार बनने का भी निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी रोमानिया यात्रा के दूसरे दिन बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में व्यापार और निवेश बढ़ाने, डिजिटल सहयोग को नई गति देने एवं आर्थिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर विशेष जोर दिया गया। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहित नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले भारत रोमानिया बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने रोमानिया को यूरोप में भारत का स्वाभाविक और महत्वपूर्ण साझेदार बताया। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को वैश्विक अर्थव्यवस्था की अहम साझेदारियों में से एक बताते हुए इसके शीघ्र क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रपति ने ऊर्जा सुरक्षा एवं ग्रीन ट्रांजिशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में साझेदारी की व्यापक संभावनाओं पर जोर दिया। वहीं रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डोयन ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर देने के साथ ही भारतीय कंपनियों को रोमानिया में निवेश के लिए आमंत्रित किया। Indian companies are exploring Romania as a strategic entry point to the European market, while Romanian businesses can explore new opportunities in India. Besides India-EU FTA, India-EU Trade and Technology Council has emerged as a key platform for advancing cooperation in critical areas such as artificial intelligence, semiconductors,
telecommunications, clean energy, and digital innovation. राष्ट्रपति मुर्मू ने रोमानिया की संसद का भी दौरा किया, जहां उन्होंने सेनेट के अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष और भारत रोमानिया संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से मुलाकात की। इन बैठकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के बीच सहयोग और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को और सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति मुर्मू की इस यात्रा से भारत और रोमानिया अब पारंपरिक संबंधों से आगे बढ़कर व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और रणनीतिक सहयोग के नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए सोमेश पटेल और आदित्य की रिपोर्ट, बुखारेस्ट, रोमानिया। रोमानिया के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक बड़ा सम्मान मिला। बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा, भारत रोमानिया संबंधों और वैश्विक सहयोग पर अपने विचार रखे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने अपने जीवन के संघर्षों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक छोटे से गांव में सीमित संसाधनों वाले परिवार में जन्म लेने के बावजूद शिक्षा ने उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया और जीवन की दिशा बदल दी। वे अपने गांव की पहली लड़की थी जो कॉलेज पहुंची थी। Student of political science and economics myself, it is especially meaningful for me to receive this degree from a university that has trained generations of Romanians in economics and administrative science. Education has been the single most transformative force in my own life. I was born in a small village, in a family with very limited means. I was the first girl from my village to go to college. That experience taught me more powerfully than any textbook that education is the great equalizer. संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि दुनिया में वर्तमान अभूतपूर्व भू राजनीति का स्थिरता और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान ने सभी देशों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर दी है। ऐसे में एक वैश्विक ढांचे की जरूरत है जो विभिन्न देशों और महाद्वीपों के बीच निर्बाध रूप से व्यापार के प्रवाह को सुनिश्चित कर सके। Today's world is witnessing unprecedented geopolitical volatility, supply chain disruptions, rapid technological shifts. And these developments are affecting how goods, services, capital, and data move across borders, exposing businesses and governments to risks for which no country can be resilient in isolation. Amidst the fast-changing global landscape, development of international law, therefore, cannot remain insulated. विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान एक धार्मिक ढांचा रखकर अपने प्रोपेगेंडा को आगे ले जाना चाहता है। रणधीर जायसवाल ने साफ किया कि सिंधु जल संधि को लेकर भारत सरकार का रुख बेहद साफ है। सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं करता है। जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, सिंधु जल संधि की समझौते की बात है, इस पर हमारा पक्ष साफ है और हम लोगों ने समय समय पर आपको याद भी दिलाया है कि भारत का ये कहना है, ये मानना है कि ये सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगा, अबेंस में रहेगा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत कभी भी किसी तरीके से चीन की संप्रभुता का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि चीन 1963 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत के क्षेत्रों पर अवैध कब्जा किए हुए है। भारत के अधिकार को चीन ने भी आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है। इसके अलावा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चीन की परियोजनाएं चल रही हैं, जिसका भारत विरोध करता है। As Minister said that when it comes to sovereignty issues, it is actually India that should be and is raising them. India does not violate China's sovereignty in any manner and has been consistent, but China is in illegal occupation of Indian territories in Jammu and Kashmir and Ladakh since 1963.
where India's right is officially acknowledged, even by China. Also, there are Chinese projects on territories in Jammu and Kashmir that belong to India, and we object to that. नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में विश्व मांगल्य सभा द्वारा आयोजित वार्षिक प्रबोधन बैठक के समापन सत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने युगानुकूल मातृत्व विषय पर एक पुस्तक का विमोचन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सृष्टि का सृजन और संवर्धन मातृशक्ति के बिना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जन्म से लेकर पालन पोषण, संस्कार और व्यक्तित्व के समग्र विकास तक जीवन के हर चरण में माँ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए मातृ निर्माण से ही राष्ट्र निर्माण संभव है। सृष्टि जो आदिकाल से, उसके प्रारंभ से जो चलती आई है, वो तो मातृत्व के आधार पर ही तो चलती है। हर जीव की नई उत्पत्ति होती है तो उसमें मातृत्व आता ही है, माता रहती ही है। सृष्टि का सृजन, संवर्धन, पोषण ये बिना मातृत्व के संभव नहीं है। डॉक्टर मोहन भागवत ने सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए महिलाओं की संपूर्ण विकास को और महिलाओं के सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया। महिलाओं में शक्ति है, वो स्वयं शक्ति स्वरूप है। तो पहली बात उनका प्रबोधन करना, उनकी क्या शक्ति है, आज का विश्व कैसा है, उनके पास क्या साधन है, कैसे, और उनको अवसर देना और उनका सशक्तिकरण करना। कर्तव्य बोध भी बताना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुआ स्थित जीएस यूनिवर्सिटी में विश्व हिंदू परिषद मेरठ प्रांत की ओर से 3 दिवसीय आवासीय आरोहण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्विज्ञान पद्धति के चिकित्सकों ने भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जनसेवा की भावना को बढ़ावा देना और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों में राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना को जगाना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक महेंद्र ने कहा कि चिकित्सा केवल एक पेशा नहीं बल्कि सेवा का सर्वोच्च माध्यम है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक बिना किसी भेदभाव, जात, वर्ग या छुआछूत के प्रत्येक व्यक्ति का उपचार करते हैं और यही सेवा भाव समाज के लिए आदर्श है। वहीं राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन और भारतीय संस्कृति को संरक्षित रखने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि आज आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है और इसका प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि विदेशों में भी इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। ब्रिक्स देशों के बीच स्वास्थ्य सहयोग को और मजबूत बनाने की दिशा में भारत की पहल लगातार आगे बढ़ रही है। चंडीगढ़ में आयोजित 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक के बाद सदस्य देशों और आधिकारिक साझेदार देशों के प्रतिनिधिमंडल ने भारत के प्राथमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा मॉडल को बेहद करीब से देखा। डेलीगेट्स ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य सेवाओं और जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों का अवलोकन किया। वहीं पीजीआई चंडीगढ़ का दौरा कर चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी भी ली। इस बीच ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पीजीआई चंडीगढ़ का भी दौरा किया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर विवेक लाल ने बताया कि प्रतिनिधियों को पीजीआई में हो रहे अत्याधुनिक उपचार, अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा से अवगत कराया गया। उन्होंने ये भी बताया कि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को करोड़ों रुपए का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में मानसून विकराल रूप ले चुका है। गुजरात में लगातार तीसरे दिन मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। असम में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई मार्ग लगातार तीसरे दिन भी बंद हैं। मौसम विभाग ने गुजरात के साथ साथ पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नवसारी, वलसाड, सूरत, अहमदाबाद, खेड़ा और तापी समेत कई जिलों में सड़कें, बाजार और रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। कई जगह लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। अब तक 38,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। प्रभावित जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और मुंबई जाने वाली कई रेलगाड़ियों को रद्द करना पड़ा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के बोपल इलाके में जल भराव का जायजा लिया, जबकि उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने सबसे अधिक प्रभावित वलसाड जिले का दौरा किया। पिछले 2 दिनों से दिन रात एक करके 12,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया। खुद प्रशासन ने रिस्क लेके, ये तेज समंदर की लहरें कैसे होती है वैसा तेज पानी जब बह रहा था, उसके सामने जाके 150 मीटर से ज़्यादा अंदर डीप में जाके एक एक करके यात्रियों को बचाया गया। उधर असम के 11 जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं और मृतकों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। शिवसागर जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। राज्य भर में 103 राहत शिविर और 255 राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और जिला प्रशासन की टीमें राहत एवं बचाव अभियान में जुटी हैं। As of now, 40,000 household is not receiving electricity. The number was 1,60,000. Now it has been reduced. But latest figure is we have not able to connect almost 40,000 household with electricity. However, mobile phone is now working more efficiently. जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार तीसरे दिन बंद है। कई स्थानों पर सड़क धंसने और मलबा आने से 1,000 से अधिक वाहन फंसे हुए हैं। पिछले 6 दिनों में बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोग अब भी लापता हैं। खराब मौसम के चलते श्री अमरनाथ यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा और शिवखोड़ी यात्रा लगातार छठे दिन भी स्थगित रही। मौसम विभाग ने गुजरात के अलावा पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक भारी वर्षा का दौर जारी रहने का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से कैडेटों को साइबर जागरूकता, डिजिटल स्वच्छता और साइबर सुरक्षा कौशल में प्रशिक्षण देने के लिए साइबर डिफेंडर कोर्स की शुरुआत की है। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित इस पाठ्यक्रम से कैडेट्स कैसे बन रहे हैं साइबर वॉरियर्स, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना खास रिपोर्ट में। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड स्थित टीजीएनसीसी कैंप में इन दिनों कैडेटों के लिए साइबर डिफेंडर कोर्स चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा NII-LIT के सहयोग से चलाए जा रहे इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य साइबर जागरूकता और साइबर सशक्त कैडेट तैयार करना है। एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने शुक्रवार को इस विशेष शिविर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कैडेटों से बातचीत करते हुए साइबर डिफेंडर कोर्स अनुशासित, कुशल और प्रौद्योगिकी सक्षम युवाओं के निर्माण के प्रति एनसीसी की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। उन्होंने भविष्य की साइबर चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ सुरक्षित और डिजिटल रूप से सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देने की बात पर बल दिया। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित इस कोर्स के माध्यम से साइबर जागरूक और तकनीकी रूप से दक्ष एनसीसी साइबर वॉरियर्स की नई पीढ़ी तैयार की जा रही है। इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर कैडेट काफी उत्साहित हैं। मैं यहाँ पे साइबर डिफेंस कोर्स के लिए आई हूँ और ये कोर्स 19 जुलाई से 30 जुलाई तक चल रहा है। ये कोर्स DGNCC डायरेक्टरेट और नीलाइट की कोलैबोरेशन से ऑल इंडिया में चल रहा है। सर, यहाँ पे हमने काली लिनक्स टूल का यूज़ कर सॉफ्टवेयर को कैसे सेफ रखना है वो सीखा।
हमने अपने बेसिक सॉफ्टवेयर, इंटरनेट को कैसे सेव रखना है ये सीखा। हमने अपने डाटा को कैसे सेव करना है ये सीखा। हमें गवर्नमेंट ने हर बच्चे को अलग अलग लैपटॉप प्रोवाइड किया हुआ है। After the completion of the course, we can be called cyber warriors, as we will be spreading awareness regarding the same in our units and in our locality. ये पाठ्यक्रम एनसीसी दिल्ली निदेशालय के अंतर्गत 7 दिल्ली गर्ल्स बटालियन द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निदेशालय के 240 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि एनसीसी और एनआईआई एलआईटी के बीच अप्रैल महीने में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार सुधार जारी है। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 17 जुलाई को समाप्त हुए हफ्ते में 1.08 अरब डॉलर बढ़कर 676.237 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इससे पिछले सप्ताह में भी विदेशी मुद्रा भंडार में 964 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई थी और ये 675.157 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। इस तरह लगातार दूसरे सप्ताह देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आरबीआई की वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट के मुताबिक इस वर्ष की शुरुआत में वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण आई गिरावट के बावजूद भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार मजबूत हो रहा है। वहीं 27 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 728.494 अरब डॉलर के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा माने जाने वाली विदेशी मुद्रा यानी परिसंपत्तियां यानी फॉरेन करेंसी एसेट्स 4.549 अरब डॉलर बढ़कर 551.057 अरब डॉलर हो गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार भारत की आर्थिक मजबूती का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है, जिससे देश की आयात क्षमता मजबूत होती है, बाहरी भुगतान दायित्वों को पूरा करने में मदद मिलती है और वैश्विक वित्तीय तथा भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के दौरान अर्थव्यवस्था को सुरक्षा मिलती है। और बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक बार फिर सियासी भूचाल की आहट सुनाई दे रही है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे ने ढाका की राजनीति को गरमा दिया है। कथित तौर पर शेख हसीना से संपर्क की कोशिश और उनकी वापसी के ऐलान के बाद विवाद और गहरा गया। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या बांग्लादेश एक और बड़ा राजनीतिक बदलाव करने की दिशा में बढ़ चुका है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बांग्लादेश की सत्ता की दीवारों से नया सियासी तूफान टकराने को बेताब है। कारण है एक फोन कॉल जिसने ढाका की राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। खबर है कि मई में अपनी लंदन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कथित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से संपर्क करने की कोशिश की थी। उस पर शेख हसीना के देश वापस लौटने के ऐलान ने आग में घी का काम किया है। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद हुए सत्ता परिवर्तन के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी अपने संवैधानिक पद पर बने हुए हैं। राष्ट्रपति के पद पर शहाबुद्दीन की नियुक्ति पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में हुई थी। राष्ट्रपति के इर्द गिर्द घूमते ताजा घटनाक्रम ने बीएनपी को अलर्ट कर दिया है। इस कथित बातचीत के बाद बीएनपी सरकार के भीतर राष्ट्रपति की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने लगे। इसके बाद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की अटकलें तेज होने लगी, लेकिन आज उन्होंने अपना इस्तीफा संसद के स्पीकर को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि शहाबुद्दीन ने सेहत का हवाला देते हुए ये कदम उठाया है। शहाबुद्दीन ने अप्रैल 2023 में 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन पर इस्तीफे का दबाव उस समय बढ़ा जब शेख हसीना ने हाल ही में कहा कि वो बांग्लादेश लौटेंगी। हसीना ने राइटर्स को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने समर्थकों के साथ देश वापस आएंगी और अदालतों का सामना करेंगी। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद उनकी पार्टी अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बांग्लादेश की अदालत ने उन्हें 2024 के आंदोलन के दौरान हिंसा के मामले में दोषी ठहराते हुए अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई। कई बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जबकि हसीना के करीबी माने जाने वाले राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अंतरिम सरकार के दौरान भी अपने पद पर बने रहे। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने पिछले साल भी संकेत दिए थे कि वो पद छोड़ना चाहते हैं।
उन्होंने अंतरिम सरकार के फैसलों से अपमान महसूस करने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि वो चुनाव तक पद पर बने रहेंगे और अगली चुनी हुई सरकार को फैसला करने देंगे। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद 90 दिन के भीतर चुनाव कराना होता है और तब तक स्पीकर कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम संभालेंगे। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के इस्तीफे को सिर्फ एक संवैधानिक नहीं बल्कि राजनीतिक बदलाव के प्रतीक के तौर पर भी देखा जा रहा है। भारतीय तैराक श्रीहरि नटराज ने राष्ट्रमंडल खेलों के पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। उन्होंने संयुक्त 14वें स्थान पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। 2 बार के ओलंपियन और कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके नटराज ने 25.52 सेकंड का समय निकाला। उन्होंने बरमूडा के जैक हार्वे के साथ संयुक्त 14वां स्थान हासिल किया। सेमीफाइनल के लिए हीट के से शीर्ष 16 तैराकों का चयन किया गया। नटराज 8 खिलाड़ियों में वाली हीट में 5वें स्थान पर रहे। वहीं पैरा तैराकी में भारत के RVV बुडगिना और इमाम अली ने पुरुषों के 100 मीटर फ्री स्टाइल S13 वर्ग के फाइनल में के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हीट में हिस्सा लेने वाले सभी 8 तैराक फाइनल में पहुंचे हैं। बुडगिना के 57.10 सेकंड के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान उन्होंने हासिल किया, जबकि इमाम अली 1 मिनट 5.32 सेकंड के साथ 8वें स्थान पर रहे। S13 वर्ग के दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए निर्धारित पैरा तैराकी श्रेणी में है। भारतीय पैरा पावरलिफ्टर अशोक मलिक राष्ट्रमंडल खेलों के पुरुष लाइटवेट स्पर्धा में 4थे स्थान पर रहे। अशोक ने कुल 143.8 अंक जुटाए, लेकिन वो पदक जीतने से चूक गए। इंग्लैंड के मार्क स्वान ने 153.9 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। नाइजीरिया के रोलैंड एजुरुइके ने भी 153.9 अंक हासिल किए और रजत पदक अपने नाम किया, जबकि मलेशिया के बॉनी ब्यूनियाओ गस्टिन ने 153.5 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। प्रतियोगिता में भारत के एक अन्य खिलाड़ी परमजीत कुमार 135.6 अंकों के साथ 7वें स्थान पर रहे। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पैरा तैराक R बुडगिना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के 100 मीटर फ्री स्टाइल S13 वर्ग की हीट में तीसरा स्थान हासिल कर फाइनल में जगह बनाई है। ग्लासगो में मौजूद हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने विशेष बातचीत में बुडगिना ने अपनी सफलता का श्रेय पैरालंपिक समिति और भारत सरकार को दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और निरंतर सहयोग मिला है, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं रवि कार्तिक बुडगिना, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया और काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया देश के लिए। रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देखते हैं ओवरऑल जो कंपटीशन रहा कॉमनवेल्थ गेम्स में? कंपटीशन से पहले बहुत ज़्यादा मेहनत किया, वो मेहनत इधर थोड़ा यूज़ हो जाएगा तो इंडिया के लिए मेडल जीत जाएंगे। तो रवि, ओवरऑल कैसे देखते हैं जो भारत सरकार सुविधाएं दे रही है खिलाड़ियों को, लगातार पैरा स्पोर्ट्स बढ़ रहा है, क्या वजह मानते हैं कि हमारा पैरा स्पोर्ट्स इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है? पैरा स्पोर्ट्स लोगों मेडल्स जीत रहे, वो नॉर्मल वाले लोगों से भी ज़्यादा मेडल जीत रहे हैं और पैरा स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छे से बढ़ रहा है इंडिया में और बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर भविष्य भी है इसमें। तो सब लोग आके इधर पैरा स्पोर्ट्स, अगर कोई पैरा का प्रॉब्लम है और वो लोग आके पैरा स्पोर्ट्स में कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। और मेरे को इधर कॉमनवेल्थ गेम्स आने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और PCA और सब SI पूरा सपोर्ट किया है इधर आने के लिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। तो आगे क्या है, जो पैरा एशियन गेम्स आने वाले हैं पैरालंपिक से, तो उसके लिए भी क्या तैयारियां चल रही हैं? पहला स्टेप हो गया एशियन यूथ पैरा गेम्स में, दूसरा स्टेप है कॉमनवेल्थ गेम्स। ये होने के बाद मेरा शॉर्ट टर्म गोल है पैरा एशियन गेम्स में मेडल जीतने का, वो अक्टूबर में आने वाले हैं वो जापान में। उसके बाद मेरा लॉन्ग टर्म गोल है लॉस एंजल्स 2028 पैरालंपिक्स में मेडल जीतना। तो आप देख सकते हैं जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका गोल एकदम स्टेप बाय स्टेप रहता है। पहले वो एक छोटे लेवल पे प्रयास करते हैं, उसके बाद जो अगला पड़ाव है उसको जीतने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से उनका लगातार जो प्रदर्शन हर मंच पर बेहतरीन देखने को मिलता है। कोशिश रहेगी कि रवि कॉमनवेल्थ के बाद तो आने वाले जो गेम्स हैं वहाँ भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखें और देश का नाम बढ़ाएं। कैमरा पर्सन स्टालिन के साथ नारायण सिंह, DD न्यूज़, ग्लासगो। भारत की निशानेबाज सैन्यम ने चीन के हांगझोउ में चल रहे निशानेबाजी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही उन्होंने टूर्नामेंट में भारत का पदक का खाता भी खोला।
फाइनल में सैन्यम ने दबाव के बीच शानदार संयम और निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए 243.4 अंक हासिल की और दूसरे स्थान पर रहते हुए रजत पदक अपनी झोली में डाला। यह उनके करियर का दूसरा ISSF विश्व कप रजत पदक है। इससे पहले क्वालिफिकेशन दौर में सैन्यम ने 579 अंक हासिल कर फाइनल के लिए जगह बनाई थी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।